हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल आर एम एजुकेशन पर एमपी पटवारी का प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। लेकिन जो हमारे प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट अपलोड होते थे, आज मैंने उससे थोड़ी नए पैटर्न में प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। जो आपके जिस तरह से आपका पटवारी का प्रैक्टिस पेपर आएगा, उसी तरह से मैंने आज का ये प्रैक्टिस सेट सेट किया है। तो जो हमारा एमपी पटवारी का जो एग्जाम्स आएगा, उसमें दो भाग रहेंगे। भाग आ में रहेंगे चार सब्जेक्ट, और भाग बा में रहेंगे चार सब्जेक्ट। तो हमारे भाग आ में रहेंगे सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और सामान्य अंग्रेजी और मैथ। तो मैंने इसमें सामान्य आ में दो सब्जेक्ट लिए हैं, सामान्य हिंदी और सामान्य विज्ञान, क्योंकि अगर इंग्लिश और मैथ भी लेता तो ये वीडियो बहुत लंबी जाती और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता। और भाग बा में तीन सब्जेक्ट लिए हैं, सामान्य अभिरुचि और सामान्य कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन। उसमें उसमें सामान्य तर्क शक्ति छोड़ा है, और इसमें सामान्य अंग्रेजी और मैथ। तो ये तीन सब्जेक्ट को छोड़ के आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पांचों सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट 24 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल पटवारी के सेम टू सेम जैसा एग्जाम्स आता है उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट सेट किया है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, सामान्य हिंदी से स्टार्ट करते हैं, भाग आ हमारा। तो चलिए, सामान्य हिंदी में क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो सामान्य हिंदी में हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, पा, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पूर्वात्य, यानी पाश्चात्य का मतलब होता है कि पश्चात, और पूर्वात्य का मतलब होता है कि पहले। तो हमारा पाश्चात्य का विलोम होगा पूर्वात्य। क्वेश्चन नंबर दो, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन ए, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। जो हमारे कवि हैं विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है। तो कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन्होंने कुरुक्षेत्र काव्य की रचना की है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर चार, अनामिका काव्य के रचयिता का नाम है। तो अनामिका काव्य के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर पाँच, वह वाक्यांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे शब्द के आगे जो पहले जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर छः, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम है। तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत ज्यादा वर्षा, यानी कि जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो वहां उसे अतिवृष्टि कहते हैं। तो इसका विलोम होगा अनावृष्टि, यानी कि बहुत जहां वर्षा नहीं होती है, तो इसका विलोम होगा अनावृष्टि। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सात, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो हमारा जो मतैक्य है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी। आपको कभी भी ये दो मात्राएं लगी दिखें जिस भी वाक्य में, तो वहां हमेशा वृद्धि संधि होती है। और अगर किसी शब्द में केवल एक मात्रा लगी हो, तो वहां हमेशा गुण संधि होती है। अगर आपको संधि पर विस्तृत वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना, मैं विस्तृत बिल्कुल तिरकी वे में संधि पर वीडियो बना दूंगा। चलिए, तो इसमें है हमारी वृद्धि संधि, ऑप्शन वी। यहाँ थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, तो यहाँ आप सही कर लेना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर आठ, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, रत्न प्लस आकर। ऑप्शन ए, रत्न प्लस आकर। और यह हमारी दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ छोटा आ और बड़ा आ मेल होके बड़ा आ बन जाते हैं। तो यहाँ हमारी दीर्घ संधि है।
क्वेश्चन नंबर 9, महत्ता में कौन सा प्रत्यय है? तो महत्ता में ता प्रत्यय है। ऑप्शन बी, महत्ता में ता प्रत्यय है, यानी कि जो शब्द बाद में जुड़ता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो महत्ता में ता प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सच्चरित्रा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो यहाँ सच्चरित्रा में सत उपसर्ग है। ऑप्शन सी, सत उपसर्ग है, क्योंकि जो ये आधा ता है यह आधा चा में बदल जाता है। जैसा कि आप अगर संधियों में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सतरित्रा में सत उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11, बीचों बीच में समास। तो बीचों बीच में समास है अव्ययी भाव। ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। और अगर ये विलोम होते, जैसे यहाँ है बीचों बीच, तो यहाँ तो अव्ययी भाव है। और अगर कहीं है, कहीं विलोम है, जैसे कि रात दिन और बीच में योजक चिन्ह हो, तो यहाँ आपका द्वंद्व समास होगा। और अगर कहीं रात रात है या दिन दिन है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। बीचों बीच में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न विकल्पों में कौन सा एक विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण ऊपर दिया, जैसे नर और नारी, नर मतलब पुरुष और नारी मतलब स्त्री, तो यहाँ तो स्वाभाविक एक द्वंद्व समास है। दाल भात यह भी विलोम है, तो यहाँ भी द्वंद्व समास है। लेकिन नयन और बाण ये विलोम नहीं है, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी, नयन बाण द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्द विलोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है? गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, यह तो सही है। अगर कोई स्वयं की बहुत ज्यादा प्रशंसा या बड़ाई करता हो तो बोलते हैं वो तो गाल बजा रहा है, तो ये तो सही है। दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, यह भी सही है कि बोलते हैं दूध का धुला है तू तो निष्कलंक है, तो यह भी सही है। एक आंख से देखना, भेदभाव करना, यह मेल गलत है। ऑप्शन सी, यह मेल गलत है। मुट्ठी में करना, वशीभूत करना, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक आंख से देखना, भेदभाव करना। क्योंकि एक आंख से देखना का मतलब होता है कि किसी पर आंख, बोलते नहीं है कि आंख मूंद के विश्वास करते हैं, एक आंख देख के, तो यह गलत है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना। ऑप्शन सी, संघर्ष करना, क्योंकि कोई अगर कार्य कठिन हो और अगर हम किसी से बोलें कि तुम करना तो मुश्किल है, क्योंकि वह कार्य तो लोहे के चने चबाने जैसा है, तो संघर्ष करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, यह वाक्य गलत है। तूफान उगने का संदेह है, यह भी गलत है, क्योंकि उठने का, उगने का थोड़ी होता है, यह भी गलत है। क्वेश्चन नंबर सी, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, यह सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनेक निरपराधी दंड के भागी होंगे। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ होना था इस इसका सॉरी, इसके मात्र दो कारण हैं, यह एक नहीं जोड़ना था, तो यह शब्द भी गलत है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। क्वेश्चन नंबर 16, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोही। उपयुक्त पंक्ति में रस है, तो इसमें है श्रृंगार रस। ऑप्शन सी, श्रृंगार रस, क्योंकि जहां नायक नायिका की बात होती है वहां श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, में कौन सा छंद है? तो इसमें है उलाला छंद। ऑप्शन सी, उलाला छंद।
क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां होता है अर्थ अर्थान्य अर्थन्यास अलंकार, ऑप्शन सी अर्थन्यास अलंकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो यह रैदास जी का वाक्य है, ऑप्शन बी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास जी का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ अग्र तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत का जो शुद्ध शब्द होता है उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ अग्र तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है? तो वह है अलमारी। अलमारी तुर्की शब्द नहीं है, ऑप्शन सी अलमारी तुर्की शब्द नहीं है। किताब अरबी शब्द है, सौदागर फारसी शब्द है, सही है। समन अंग्रेजी शब्द है, अपन बोलते नहीं है कि उसके लिए तो समन जारी हो गया, तो यह भी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन अलमारी तुर्की शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि अलमारी एक फारसी शब्द है ना कि तुर्की शब्द, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए सांप्रदायिक सही, इस ऑप्शन ए में सांप्रदायिक सही लिखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 23, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, वाक्य वाह वाह शब्द क्या है? तो इसमें वाक्य वाह वाह विस्मयादि बोधक अव्यय है, ऑप्शन ए, क्योंकि जहां हम अपने भाव प्रकट करते हैं वहां विस्मय बोधक अव्यय होता है। जैसे यहाँ लिखा है वाह वाह, यानी हमने अपने भाव प्रकट किए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विस्मयवादी बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 24, जो किसी का उपकार ना माने उसे कहते हैं? तो जो किसी का उपकार ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं, ऑप्शन बी कृतघ्न। और जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक बोलते हैं, और जो सब जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कृतघ्न, यानी कि जो किसी का उपकार ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, इंद्रधनुष का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धनुष को कोदंड भी कहते हैं, चाप भी कहते हैं और सरासन भी कहते हैं, लेकिन सर तीर का पर्यायवाची है ना कि धनुष का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर तीर का पर्यायवाची है ना कि धनुष का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से सामान्य विज्ञान स्टार्ट होती है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से सामान्य विज्ञान, जो कि हमारी क्वेश्चन नंबर 50 तक खत्म होगी, क्योंकि मैंने 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और 25 क्वेश्चन 25-25 करके सभी सब्जेक्ट के लिए हैं। तो सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 26, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डॉट 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 है। तो यह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी प्रत्यास्थ ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27, पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है, तो यह किस लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यह किस लिए किया जाता है। तो यह इसलिए किया जाता है कि घर्षण कम करने के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी घर्षण कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता है, कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह है? तो वह है ऑप्शन ए, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 29,
अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपेंशिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो यह अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाला कीट है कांच नली कीट, ऑप्शन सी, कांच नली कीट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीर्ष का उपयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि यह माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि माइका विद्युत का तो कुचालक है, उसमें अगर हम उसको बिजली से टच करेंगे तो उसमें विद्युत नहीं आएगी, लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है। तो जलाना अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है, ऑप्शन ए, जलाना यानी वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो सोडियम को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ सकता है। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि अगर हम सोडियम को खुला रख देंगे तो वह आग अपने आप वायु के संपर्क में आके आग पकड़ लेता है। तो यह तो सही है। लिथियम का घनत्व उच्च होता है, यह गलत है, टोटल ही गलत है, क्योंकि लिथियम अभी तक खोजी गई धातुओं में सबसे हल्की होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिथियम का घनत्व उच्च होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। और कार्बन एक अधातु है, यह तो सही है, सत्य है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है, बिल्कुल सही है। जो नमक में आयोडीन होता है तो वह एक चमकदार धातु है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिथियम का घनत्व उच्च होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि लिथियम का घनत्व कम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियम सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियम सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, ऑप्शन सी, कैल्शियम को नॉर्वेजियम सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। तो यह होता है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन सी, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण साइटस कैंकर होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, डॉट 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 को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऑप्शन सी, माइट्रोकांडिया को। क्वेश्चन नंबर 36, डॉट 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 को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी। और सब्जी और फूल उगाने, इसके साथ साथ आप और भी ये इनके पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है विटीकल्चर ना आए, कोई और आ जाए। तो विटीकल्चर तो अंगूर की खेती के रूप को जाना जाता है। सब्जियों, फूल और फल उगाने को ऑयली कल्चर कहा जाता है। मछली पालन को, रेशम कीट को सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। और मछली प्रजनन या मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। यानी कि सब्जी, फूल और फल को ऑयली कल्चर, मछली प्रजनन या पालन को पीसी कल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर और अंगूर की खेती को विटीकल्चर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंगूर की खेती को विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, यह कथन सत्य है। लार में सलाइवनी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। तो यह गलत है, ऑप्शन बी, यह गलत है, क्योंकि लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, ना कि सलाइवनी। तो यह ऑप्शन बी, यह गलत है। बाकी ऑप्शन सी, भोजन गैस नली इसोफेगस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है, यह सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि लार में सलाइवनी एमाइलेज नामक एंजाइम
पाया जाता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो यह करता है विटामिन सी, ऑप्शन ए, विटामिन सी, ऑप्शन ए। और विटामिन सी सबसे ज्यादा संतरा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हमारा हमारा इसका आंसर है कि जो कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है वह करता है विटामिन सी। इसलिए आप लोग विटामिन सी का सेवन ज्यादा से ज्यादा किया करें। जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, मतलब कि जो अम्लीय चीजें, खट्टी चीजें होती हैं उसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पीलिया रोग डॉट 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 किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है और पीलिया की वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो इसका आंसर है पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो रोजियोला यह तो विषाणु जनित रोग है। एबोला यह भी विषाणु जनित है। एड्स यह भी विषाणु जनित है। लेकिन प्लेग यह विषाणु जनित रोग नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लेग यह विषाणु जनित रोग नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो शिशुओं में जन्म के समय जानुका नामक हड्डी नहीं होती है। ऑप्शन ए, जानुका नामक हड्डी। अब इसके बारे में कुछ और विस्तार से समझ लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे जानुका क्या होता है। तो शिशुओं में जन्म के समय जानुका नामक हड्डी नहीं होती है। लेकिन जानुका होती क्या है? ये अपने जो ये पैर के जो घुटने होते हैं ना, ये घुटने, इसके ऊपर ये हड्डी रहती है ना जो ऐसी ये हिलती है, उसी को जानुका बोलते हैं। तो यह प्रैक्टिकल तो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। अगर किसी के घर अभी छोटा बच्चा हो तो उसको ये अभी जन्म हुआ हो, यानी कि शिशु के जन्म के समय जब उसका जन्म हुआ हो तो आप उसको टच करके देखना, उसमें जानुका यानी कि ये टखनी हड्डी नहीं होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जानुका हड्डी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 42, जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है? तो जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए, जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो बादल यह तो एक पदार्थ है, लेकिन गुरुत्व यह एक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन वी, गुरुत्व एक पदार्थ नहीं है, क्योंकि गुरुत्व यह एक बल है, यह पदार्थ नहीं है। बोलते नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जिसका जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह उसको अपनी ओर उतनी ही स्पीड से खींचेगा। यानी कि जैसे हमारा सूर्य है तो उसका गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी सभी से ज्यादा है, तो वो अपने चक्कर लगवाता है सभी ग्रहों से और पृथ्वी से। और हमारी पृथ्वी का हमारे चंद्रमा से ज्यादा है, तो हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो इसका आंसर है कि एक गुरुत्व कोई पदार्थ नहीं है, यह एक बल है। बाकी बादल पदार्थ हैं, आग पदार्थ है, बारिश की बूंदें यह भी पदार्थ हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्व कोई पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसकी यह स्वाभाविक प्रकृति कहलाती है। तो उसकी यह स्वाभाविक प्रकृति कहलाती है जड़त्व। ऑप्शन ए, जड़त्व। और हमारे जो न्यूटन का गति का नियम है वह प्रथम नियम जड़त्व के बारे में ही है। यानी कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 45, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा जो जेट इंजन, पहले तो ये समझिए कि जेट इंजन क्या होता है। जेट इंजन हवाई जहाजों में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो जेट इंजन होता है हवाई जहाज का, वह रेखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी, रेखीय संवेग के संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था?
तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ऑप्शन बी, थॉमस अल्वा एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 47, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंगे हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि इस्पात में कर सकती हैं, जल में कर सकती हैं, हवा में कर सकती हैं, और इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी याद रखना आप, इस्पात, इस्पात यानी कि ठोस होता है, जैसे कि लोहा हुआ, इस्पात हुआ, ये सभी इस्पात ही हैं। तो वे सबसे ज्यादा गति इस्पात में करती है यानी ठोस में, उसके बाद जल में करती है, उसके बाद हवा में करती है, यानी कि सबसे ज्यादा इस्पात में, उसके बाद जल में, और उसके बाद हवा में। लेकिन निर्वात में हमारी ध्वनि ध्वनि गति नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? तो कांसा एक मिश्र धातु है। ऑप्शन डी, कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और जो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी, कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और टिन से मिलकर बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। तो यह अनुपात होता है 1:8। ऑप्शन ऑप्शन सी, 1:8। और इस प्रकार ये कैसे होता है? तो पानी का सूत्र है H2O। तो यहां आप देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो यह 1:8 में होते हैं, क्योंकि जो जो हमारा हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वह है 16, और सॉरी, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वह है 16, और हाइड्रोजन का है 1, और ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु होते हैं। तो जो हमारा ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वह 16 होता है, और लेकिन यहाँ उसके परमाणु हैं, अणु हैं 1। तो इसको हम आधा करेंगे, तो ये 16 का आधा होगा 8। तो जब हमने इसके आधे लिए तो हाइड्रोजन का भी हम आधा करेंगे, तो इसके यहाँ 2 अणु हैं तो इसको भी हम 1 कर देंगे। तो इस प्रकार यह बनेगा हमारा 1:8। इस प्रकार से यह हमारा 1:8 बना, क्योंकि यहाँ पर जैसे H2 है तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16U। तो उसको हम आधा करेंगे, अगर हमें यहाँ लिखना है तो उसको हम आधा करेंगे, तो 16 का आधा 8 होगा, और यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं तो इसका 1 हो जाएगा। इस प्रकार यह 1:8 बनेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। जो पानी के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का विज्ञान सब्जेक्ट का अंतिम प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 50, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं लवण। ऑप्शन ए लवण, यानी कि जो उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। इस प्रकार हमारे सामान्य विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो 25 हिंदी के और 25 विज्ञान के, तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसमें मैंने इंग्लिश और मैथ शामिल नहीं की है, यह हमारे भाग आ में ही आएंगे। इंग्लिश और मैथ मैंने इसलिए नहीं ली है क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी जाएगी, और मैथ को तो हम वैसे ही इस पर नहीं समझा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब हमारा होता है भाग बा स्टार्ट, जिसमें इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं जो सभी 25-25 में डिवाइड हैं। तो इसमें भाग बा है, इसमें मैंने केवल तर्क शक्ति नहीं लिया है यानी रीजनिंग, बाकी ये तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है भाग बा। तो भाग बा में सबसे पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के 25 क्वेश्चन, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन
नंबर 51, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मध्य प्रदेश विकास ऊर्जा निगम की स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन ए 1982 में। क्वेश्चन नंबर 52, मालवा क्षेत्र में कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मंदसौर जिला स्लेट पेंसिल के लिए प्रसिद्ध है। और मंदसौर का एक पॉइंट और आप वेरी मोस्ट लगा लेना इसको, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन कहाँ होता है? तो यह भी मंदसौर में होता है अफीम का उत्पादन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्लेट और पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है मंदसौर, ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? तो यह है हबीबगंज, भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और यह इसके साथ एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी आप याद रखना, भारत का पहला प्राइवेटीकरण में जो प्राइवेट हो गया था वह हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हबीबगंज, जो कि बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 54, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो ... में स्थित है। तो यह सुंदर महल ओरछा में स्थित है, ऑप्शन सी, सुंदर महल ओरछा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा स्मारक 2003 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो यह किया गया था भीमबेटका की गुफाएं, 2003 में, ऑप्शन सी, भीमबेटका की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 56, मालवा उत्सव 2017 कहां आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था इंदौर में। मालवा उत्सव 2017 इंदौर में आयोजित हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, चहर चमन पुस्तक में किसके शासनकाल का इतिहास है? तो चहर चमन पुस्तक में शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है, ऑप्शन बी, शाहजहां के। क्वेश्चन नंबर 58, भरम, सितम और सैला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो भरम, सितम, सैला भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं, ऑप्शन बी, भारिया जनजाति के। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी, सागर विश्वविद्यालय के नाम से। और कभी क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1956 में, ऑप्शन सी। और डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने अपनी स्वयं की निजी संपत्ति से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह पॉइंट भी आप याद रखना, यह भी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ऑप्शन बी, 7 क्षेत्रीय कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए, 24 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 62, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, ऑप्शन बी, 16 महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 63, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण ... में हुआ था जब उसने सुल्तान पर हमला किया था। तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में हुआ था, ऑप्शन बी, 1175 में। क्वेश्चन नंबर 64, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था?
तो यह बना था अलीवर्दी की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब मोहम्मद सिराजुद्दौला, यानी कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ऑप्शन वी, सिराजुद्दौला। और इसके साथ एक पॉइंट आप भी प्लस में याद रख लेना, क्योंकि यह जितने भी मैं पॉइंट बताता हूं तो यह आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो अगर क्वेश्चन ये आता है कि सिराजुद्दौला के बाद कौन बंगाल का नवाब बना था, तो वह बना था मीर जाफर। ऑप्शन सॉरी, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, लेकिन इसका आंसर है हमारा अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद मोहम्मद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं है? तो अर्जेंटीना दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी, दूसरी दुनिया के। अब आप लोग सोच रहे हो, तो दूसरी दुनिया का अर्थ है कि एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इस गुट में सम्मिलित देशों को पहली दुनिया के देश, यानी कि जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उसे पहली दुनिया के देश कहते थे। और दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य रूस कर रहा था, तो उसे दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। इस प्रकार यह दूसरी दुनिया और पहली दुनिया, यानी कि अगर साधारण शब्दों में समझें तो जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था वह थे पहले दुनिया के देश, और जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था वह दूसरी दुनिया के देश कहते थे। तो इस दूसरी दुनिया का हिस्सा अर्जेंटीना नहीं था। मुझे आशा है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दूसरी दुनिया और पहली दुनिया। क्वेश्चन नंबर 66, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। ऑप्शन ए, 106 किलोमीटर। और भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से ही लगती है, और जहां यह सीमा लगती है अभी वह उस पर विवाद चल रहा है, क्योंकि वह पाक अधिकृत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 106 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा भारत की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो आप सबसे ज्यादा और सबसे कम भी याद रखना, सबसे कम अफगानिस्तान की और सबसे ज्यादा बांग्लादेश की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ भारत की लंबाई 106 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो भारत की लूनी नदी का अंतर्देशीय निकास है। ऑप्शन डी, लूनी नदी का। क्वेश्चन नंबर 68, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ... राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी, केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 69, पंजाब हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में ... जल का उपयोग बहुत अधिक है? तो इसमें है भौम जल का, यानी कि भूमि के जल का उपयोग सबसे ज्यादा है पंजाब हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल को यथावत रखने में मदद करता है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल यह नहीं रखता है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल को यथावत रखने में। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन यह भी नहीं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यह सत्य है। ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वह वायुमंडल को अपनी तरफ बिल्कुल खींच के रखता है, जिससे वह एक ही जगह रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण हमारे समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं वह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को यथावत रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 71, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो मॉनिट्रॉल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण करना। ऑप्शन ए, ओजोन परत का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 72, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है? तो यह गुजरती है सिंगरौली से। ऑप्शन डी, सिंगरौली से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण आकांक्ष है, तो यह है कर्क रेखा। ऑप्शन बी, कर्क रेखा। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो यह गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, तो वह है कर्क रेखा। ठीक है। और भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ इसका आंसर है कर्क रेखा, यानी कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है कर्क रेखा। ऑप्शन बी। आप इन सभी पॉइंटों पर ध्यान देते जाना, क्योंकि ये सभी मैं आपको वेरी मोस्ट पॉइंट बताता हूं कि एक क्वेश्चन से संबंधित 2-3 पॉइंट और भी बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? तो मध्य प्रदेश का आगर मालवा 51वां जिला है। ऑप्शन डी, आगर मालवा। क्वेश्चन नंबर 75 और हमारे इस प्रैक्टिस सेट का सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का अंतिम प्रश्न। इसके बाद 76 से सामान्य कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 75, महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। तो महाजनपद युग में उज्जैन अवंती की राजधानी थी। ऑप्शन डी, अवंती की राजधानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 75 तक, यानी कि 25 क्वेश्चन हमारे सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के भी कंप्लीट हुए भाग बाकी। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 76 से, जावा एक ... होता है, तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ऑप्शन होती है। ऑप्शन डी। यहाँ पर आप लोग थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो जावा एक ... होती है, तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है? तो रैम एक इंटरनल मेमोरी है। ऑप्शन बी, रैम एक इंटरनल मेमोरी है। और रैम का कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रैम एक इंटरनल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 78, MS वर्ड में दायां अलाइनमेंट को लागू करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में दायां अलाइनमेंट को लागू करने के लिए Ctrl+R कीबोर्ड शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, Ctrl+R। क्वेश्चन नंबर 79, डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर PC या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर या PC। क्वेश्चन नंबर 80, PNG का पूर्ण रूप है। तो PNG का पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन बी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन बी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्तर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रैम। ऑप्शन ए, रैम। क्योंकि रैम हमारे कंप्यूटर या फोन की है तो प्राथमिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी, लेकिन यह डाटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता है।
जैसे अभी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह रैम में संपन्न हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही इसको बंद कर देंगे तो यह सारा डाटा हटा देती है। तो यह है ऑप्शन ए, रैम। क्वेश्चन नंबर 82, ईमेल हेडर में जाने वाली एक फील्ड बीसीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी, बीसीसी का पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 83, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट 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 टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फ्रंट और फ्रंट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। तो यह होती हैं, उपकरण की विशेषताएं होती हैं होम में। ऑप्शन ए, होम टैब में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है, ग्राफिक फाइलों को दर्शाता है बीएमपी और जीआईएफ। ऑप्शन डी, बीएमपी और जीआईएफ। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? तो रैम की सीपीयू में सीधी पहुंच होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, रैम। क्वेश्चन नंबर 86, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस एक्स, X3, लाइनेक्स, ये सभी डॉट 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 के उदाहरण हैं। तो यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो यह करता है स्कैनर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्योंकि हमें अगर कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में ले जाना है तो हम पहले उसको स्कैनर में स्कैन करते हैं, स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, डॉट 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 एक प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। तो यह होता है स्पाई वेयर। ऑप्शन ए, स्पाई वेयर। ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्योरिटी शैली विधि का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है एक्सेल का। ऑप्शन, ऑप्शन बी, एक्सेल सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन बी, एक्सेल सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कंप्यूटर डेटा संग्रहित कर सकते हैं और हेरफेर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 91, ISDN का विस्तारित रूप है? तो ISDN का यानी कि ISDN का विस्तारित रूप है। तो ISDN का विस्तारित रूप है I से इंटीग्रेटेड, S से सर्विस, D से डिजिटल और N से नेटवर्क। तो ISDN का पूर्ण विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म, पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, उपयोगकर्ता के लिए ईमेल
संदेश संग्रहित करने के लिए निर्दिष्ट की गई मेमोरी का एक क्षेत्र है। तो यह है मेल बॉक्स, यानी कि हमारी जो भी मेल हमारे पास आती है वह हमारी मेल बॉक्स में संग्रहित होती जाती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्टिकल मार्ग पहचान, ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्ग पहचान, और इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं OMR सीट, यानी कि हमारे जो ऑफलाइन पेपर होते थे अभी भी होते हैं MPPSC के, OMR ऑप्टिकल मार्ग रीडर। तो यह ऑप्टिकल मार्ग पहचान, इसी को योग्यता परीक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है? तो यह होता है होम टैब में, ऑप्शन बी होम टैब में। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में तो यह होम टैब में उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब खोज इंजनों के लिए वेबसाइटों का पता लगाने और अनुक्रमित करने की यात्रा है। तो यह है मकड़ी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मकड़ी, यानी कि इंजनों की वेबसाइटों का पता लगाने और अनुक्रमित करने की यात्रा करता है, वह है मकड़ी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यह प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, ऑप्शन डी गूगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी फायरलो XP यह है एंड्रॉइड है और लाइनेक्स है। तो यह तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हमारा गूगल एक सर्च इंजन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हमला सतह या अटैक सरफेस, ऑप्शन ए हमला सतह या अटैक सरफेस। क्वेश्चन नंबर 99, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन बी क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 100 और हमारे कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ऑप्शन ए गूगल, मैंने आपको अभी ऊपर भी समझाया कि गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ना वेब ब्राउज़र है, यह एक सर्च इंजन है, ऑप्शन ए गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी फायरफॉक्स, मोजिला यह वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एड यह भी वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर यह भी एक वेब ब्राउज़र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। इस प्रकार हमारे कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से सामान्य प्रबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 101, उत्पादक को डॉट रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उत्पादक को आउटफट गुणे इनफट के रूप में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन डी आउटफट एवं इनफट, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 102, नियुक्तिकरण का 8वां चरण है। तो नियुक्तिकरण का 8वां चरण है पद मुक्ति। ऑप्शन सी पद मुक्ति। नियुक्तिकरण का 8वां चरण है पद मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 103, संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? तो यह है आयोजन करना। ऑप्शन सी आयोजन करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104, सुमाडे एरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटी पर प्रोपोर्शन के लेखक हैं। तो यह है लूकस पेसिओली। ऑप्शन ए लूकस पेसिओली। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किस लेन देन की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो यह सॉरी निम्न में से किसे लेन देन की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो आपूर्तियों से माल का क्रय किया जाना, यह रखा जा सकता है। मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान, यह भी रखा जा सकता है। कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, यह भी रखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106, जर्नल प्रविष्टि को वही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डॉट 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 कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है विश्लेषण करना। ऑप्शन सी विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 107, फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन डॉट 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 के बीच के समझौताकारी समन्वयन का सामना करता है। तो वह करता है, तो यह ऑप्शन ए लाभप्रदाता और जोखिम, यह भी करता है। तरलता और विक्रेता, यह भी करता है। इक्वालिटी और ऋण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन डॉट 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 के बीच समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न स्तर पर किसके द्वारा प्रबंधन नहीं किया जाता है? तो प्रबंधक के द्वारा निम्न स्तर का प्रबंधन नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी प्रबंधक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, तुलन पत्र में पूर्व दत्त बीमा को के रूप में दिखाया गया है। तो इसे दिखाया गया है परिसंपत्ति के रूप में। ऑप्शन ए परिसंपत्ति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण नहीं है? तो बिक्री रिपोर्ट ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण अपवर्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी बिक्री रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, लाभ विविध लेन देन विविध देनदार और इनके समान रूप डॉट 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 के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। तो यह मापित किए जा सकते हैं व्यक्तिगत नियंत्रण व प्रणाली से। ऑप्शन ए व्यक्तिगत नियंत्रण और प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 112, वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रबंधन। ऑप्शन बी प्रबंधन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113, विपणन की प्रक्रिया में अच्छा जन संपर्क क्यों आवश्यक है? तो यह विक्रय कर्मियों को प्रेरणा देने के लिए बिल्कुल सही, विश्वास पैदा करने के लिए बिल्कुल सही, संवर्धन लागतों में कमी लाने के लिए बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में
अभिव्यक्तिक लक्षण शामिल हैं जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। तो यह है जीविका परिपथ, ऑप्शन ए जीविका परिपथ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115, मानव संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो मानव संसाधन लागत में कमी करने के लिए बिल्कुल सही, संगठन की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, यानी कि ये दोनों मानव संसाधन प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 116, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो यह है लागत अवधारणा, ऑप्शन बी लागत अवधारणा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन ... कहलाता है? तो यह कहलाता है स्थिति विवरण, ऑप्शन ए स्थिति विवरण। क्वेश्चन नंबर 118, पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं? तो पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं परियोजनाओं पर अधिक लागत में रोक लगाना, ऑप्शन डी परियोजनाओं पर अधिक लागत में रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय की विशेषता नहीं है? तो प्रतिफल की निश्चितता व्यवसाय की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए प्रतिफल की निश्चितता व्यवसाय की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, नियंत्रण के उद्देश्य हैं? तो नियंत्रण के उद्देश्य लक्ष्यों की जानकारी बिल्कुल है, संसाधनों की जानकारी बिल्कुल है, निष्पादन की प्रकृति बिल्कुल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 121, नियंत्रण प्रक्रिया में कुल कितने चरण होते हैं? तो नियंत्रण प्रक्रिया में कुल 5 चरण होते हैं, ऑप्शन सी नियंत्रण प्रक्रिया में कुल 5 चरण होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122, वित्तीय विवरण में शामिल हैं? तो वित्तीय विवरण में केवल लाभ एवं हानि शामिल है, केवल बैलेंस शीट यह भी शामिल है, केवल नकदी प्रवाह का विवरण यह भी शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 123, वित्त की लागत उच्च होने पर संस्थान के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वित्त की लागत उच्च होने पर संस्थान के लाभ कम हो जाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लाभ कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, लागत के संदर्भ में किसी विवेकशील प्रबंधक द्वारा किस प्रकार के स्रोत का चुनाव किया जाता है? तो यह किया जाता है जो सस्ता हो, ऑप्शन ए जो सस्ता हो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 125 और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, मुंबई ग्राहक पंचायत किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो मुंबई ग्राहक पंचायत उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत है, ऑप्शन डी उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में। इस प्रकार हमने सभी सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन कंप्लीट करके, यानी कि 5 सब्जेक्ट के, इसमें मैंने हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि और सामान्य कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन, आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए हैं। अब आपका बचा है इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। ये सब्जेक्ट मैंने इसमें इसलिए नहीं शामिल किए हैं कि यह वीडियो 2-2 घंटा तक की जाएगी, इसलिए मैंने यह सब्जेक्ट इसमें शामिल नहीं किए हैं। तो आप मेरे साथ ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन नए वीडियो देखते रहिए, जिसमें मैं आपके 5 सब्जेक्ट तो बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।